नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, जिसको हम लोग हाथ से मेला ढोना भी कहते हैं, या फिर साधारण शब्दों में कहें तो जो हम लोग का सीवेज वेस्ट होता है, उस वेस्ट को किसी एक इंसान से उठवाना, उसका मैनेजमेंट करवाना, यह भारत में एक कानूनन जुर्म है, गैर कानूनी कार्य है ये। लेकिन उस सब के बावजूद ना सरकार ने कानून तो बना दिए हैं, पर हम देखते हैं कि अभी तक इसको लेकर के जागरूकता नहीं आई है और अभी भी जो पुरानी प्रथाएं हैं यदा कदा बनी हुई हैं और लोग बहुत सारी जगह पर सीवेज क्लीनिंग का काम करते हैं। और हमें समाचार पत्रों में भी ये देखने को मिलता है कि हो रही थी मैनुअल स्कैवेंजिंग, 3 लोग उसके अंदर बेहोश हो गए क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा होती है, बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं लोग, डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल पाते उन लोगों की। यह सब इंसिडेंट भी हम लोग देखते हैं। तो बड़ा दुखदाई मामला है, तो उसी की वजह से एक न्यूज़ हम लोग के सामने आई है। न्यूज़ है कर्नाटका हाई कोर्ट की, और इस घटना को लेकर के कोर्ट के पास कोई गया नहीं है। जनरली क्या होता है कि याचिकाएं लगती हैं, जनहित याचिका पहुंचती है, तब जाकर के न्यायालय कोई खास एक्शन लेता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है, दरअसल कर्नाटका हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, वह जज साहब न्यूज़पेपर वगैरह तो रेगुलरली सब पढ़ते ही हैं, आप लोग भी पढ़ा कीजिए, ज़रूरी होता है। तो इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक खास आर्टिकल पढ़ा, जो आर्टिकल कर्नाटक से ही संबंधित था। और कर्नाटक के अंदर एक मुद्दा उठाया गया था, वो था मैनुअल स्कैवेंजिंग का, और क्लियरली कहा गया था कि कानून होने के बावजूद भी अभी तक मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं हो सका है। अब जब इन्होंने मामला पढ़ा तो इनकी भी आंखें खुली खुली रह गई कि ये हो क्यों रहा है, और ये प्रथा अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है, ये तो दुष्ट प्रथा है। तो इन्होंने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग मानवता के लिए शर्म है, उसके बावजूद व्यवस्था में क्यों बनी हुई है। ज़रूरी है कि हम लोग इससे संबंधित पूरा मामला जाने समझे, न्यायालय का पक्ष भी देखिए, भारत के कानूनों को भी समझे। लेकिन हर एक चीज़ को समझने जानने से पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न भी देख लें जो एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा सकता है। तो आंसर बस कमेंट कर देना है, कुछ और नहीं करना है। बाकी चीज़ें मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा खास है, जैसे कि हमेशा ही होती है। चलिए, अभी एक आर्टिकल जो था यह आया था 25 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर जो आर्टिकल था यह द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का था, जिसको टाइटल दिया गया था प्रतिबंध के बावजूद हाथ से मेला ढोने की प्रथा जारी है। यानी कि अभी भी आप लोगों का उपयोग कर रहे हैं और उनसे ही क्लीनिंग करवा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत सारी जगह तो ये भी देखा जाता है कि सरकारी कामों में भी अलग अलग जगह पे छुप छुप करके प्रयोग किया जाता है लोगों का, और इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन मामला तब तक ही नॉर्मल चलता है, तब तक की सब चीज़ें ठीक है। जब कहीं किसी की जान चली जाती है, कोई मृत्यु हो जाता है, उसके बाद फिर मामला तूल पकड़ता है और फिर हम देखते हैं कि समाचारों में हेडिंग्स आना शुरू हो जाती है। इसकी सुनवाई करने का जो जिम्मा लिया है वह लिया है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित। इन दोनों ने मिलजुल के यह पूरा मामला संभाला है और साफ साफ कहा है कि यह जो घटना थी यह जातिगत भेदभाव की थी, और आज के समय में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और सुधार की बहुत ही अधिक अपेक्षा है व्यवस्था में और आवश्यकता है। क्लियर है बात सारी। जातिगत भेदभाव को इन लोगों ने रूप क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आप सभी को पता है कि एक समय आया जब जातिगत व्यवस्था के अनुरूप ही हमारा पूरा समाज चलने लगा था, और जब हमारा पूरा समाज जातिगत व्यवस्था के अनुरूप चल रहा था तो शूद्रों को, चांडालों को, अस्पृश्य लोगों को माना जाता था कि बिल्कुल समाज के जो घटिया काम है, जो नीच काम है, वह यही लोग करेंगे। तो इसी प्रकार से व्यवस्था में लंबे समय तक इन्हीं लोगों से ऐसे काम कराए गए। वहीं जो संपन्न जातियां थी, जो अधिकार संपन्न रही, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं संभाली, उनके पास यह सभी चीज़ें कभी नहीं आई, वह सबसे दूर रहे, अधिकार संपन्न रहे। अब वही चीज़ न्यायालय ने भी हाईलाइट की कि इतिहास था, जो था, जैसा था, सब चीज़ें अलग हैं, अब व्यवस्था लोकतांत्रिक है। तो इस स्थिति में ज़रूरी है कि जातिगत भेदभाव या जो प्रथा थी उसको अब नहीं बनाए रखना चाहिए। वहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चंद रुपयों के लिए इस प्रकार का काम करवाया जाए और इंसानों से, जानवरों से बुरा सलूक कराया जाए। इतने सलूक तो, ऐसे सलूक तो हम लोग जानवरों से भी कराना पसंद नहीं करते, और चंद रुपए दे करके किसी व्यक्ति से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाना बहुत अधिक गलत है। एक ऐसी ही न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की थी, जब भारत की अलग अलग जेलों से भी ऐसी खबर आई थी जहां पर जातिगत आधार पर पूरी व्यवस्था चल रही थी और जाति के आधार पर लोगों से वॉशरूम साफ करवाए जा रहे थे, सीवेज क्लीनिंग करवाई जा रही थी। तो वहां पर भी ऐसी ही घटना थी, और ठीक ऐसा ही मामला भी हम लोग देख रहे हैं, जिसको न्यायालय ने खुद जातिगत रूप दिया है, चीज़ों को जोड़ा है और स्ट्रिक्ट निर्देश यहाँ पर अब आ रहे हैं चीज़ों के लिए, ताकि व्यवस्था के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन किया जा सके।
अब इसी पूरे मामले को देखते हैं तो यहाँ पर वकील श्रीधर प्रभु को बुला लिया गया है एक रूप में, जिसको कहते हैं हम लोग एमिक्स क्यूरी या न्याय मित्र। तो न्याय मित्र के रूप में जो जिम्मेदारी है वह वकील श्रीधर प्रभु साहब को दी गई है। सबसे पहले इनसे कहा गया है कि देखिए आप मामले को एक जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत करें। हमने स्वतः संज्ञान लिया, ठीक है, जनहित याचिका आप अपने स्तर पर लगाइए और फिर उसके मामले को हम लोग हर एक स्तर पर देखेंगे और चीज़ें सुनिश्चित करेंगे कि अंत में क्या हो और कैसे हो और क्या ही निर्णय लिए जाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की ये घटना है बहुत दुखदायी है। सुधार बिल्कुल वांछित है और होने भी चाहिए। ठीक है, न्यायालय ने अपना पूरा का पूरा एक पक्ष भी यहाँ प्रस्तुत किया। न्यायालय की जो स्टेटमेंट थी, न्यायालय ने कहा कि यह घटना बहुत अधिक गलत है और हमारा एक भाई जो हो सकता है कि किसी विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ हो, उसने किसी विशेष समुदाय में जन्म लिया हो, सिर्फ उसके एक समुदाय में जन्म लेने की वजह से हम उससे ऐसा काम करा रहे हैं। हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक जाति का ठप्पा लगा हुआ है और उस जाति के ठप्पे का हम उपयोग करते हैं। मान लेते हैं कि यह व्यक्ति इसी काम के लिए बना हुआ है और इसी से ही ये काम कराना। अभी भी हर जगह पर है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था बहुत अधिक सुधर गई है, लोगों की मेंटेलिटी नहीं बदल रही है। अभी भी चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि हाँ यह व्यक्ति है तो इसको यह काम करना है, यह व्यक्ति है या इस बिरादरी से इस समुदाय संबंधित है तो उसको यह काम करना है। ये चीज़ें अभी भी चलती है और हम लोग वही टाइटल यूज़ करते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, इसमें कोई दो राह बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई जाति का मामला लेकर के किसी विशेष समुदाय में जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, उन चीज़ों को आधार बनाकर हम ऐसा काम कराएं, यह बहुत अधिक गलत है। या फिर व्यक्ति वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो उस दौरान भी हम ऐसा मामला देखें, यह भी तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि इससे हमारे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है और चंद रुपयों के लिए बिल्कुल यह बात भी संभव है कि वह व्यक्ति अपने जीवन से भी हाथ धो सकता है। अभी जो न्यायालय ने जब संज्ञान लिया तो पता लगा कि राज्य भर के अंदर अलग अलग जगह पर सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए इंसानों को बुलाया जा रहा है, जो कि बहुत अधिक गलत है क्योंकि हमारे देश का कानून इन चीज़ों को बैन करता है। पर उसके बावजूद सब कुछ बना हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। जब प्रौद्योगिकियाँ आ गई हैं, व्यवस्था ठीक हो गई है, अब टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों आप चीज़ों से भाग रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए और एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए। क्यों अब अभी भी इस प्रकार के काम में हम लोग इंसानों का प्रयोग करें? तो यहाँ पर न्यायालय ने अंततः हर एक बात कही, लेकिन हर एक बात कहते हुए यह भी माना कि अभी भी अगर भारत में या किसी खास पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है तो इसके लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो कौन? पहली बात तो हमारी न्याय प्रणाली, हमारी न्याय व्यवस्था ही उत्तरदायी है, क्योंकि अभी तक हम लोग यह बात देखते हैं कि जब कहीं भी कैसे भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है तो जो हमारा पुलिस प्रशासन है ऐसा कोई मामला दर्ज करना पसंद ही नहीं करता। बहुत छोटी चीज़ें लगती है लोगों को कि कोई बात नहीं, और यह भी सोचा जाता है कि ऐसा काम हो तो रहा है लेकिन किसी गरीब के पास में कुछ पैसे पहुंच जा रहे हैं, उसका घर चलेगा तो क्या बुराई है। ऐसी बातों को आधार बनाकर हम लोग मामले को रफा दफा कर देते हैं जो कानून की किताबों में दर्ज नहीं होता। जब कानून के कागज़ों में दर्ज नहीं होता तो न्यायालय के पास भी नहीं आता और इस प्रकार चीज़ें बची रहती हैं और जो इस मामले के अभियुक्त हैं उनको बढ़ावा मिलता है और वह ऐसे कामों में अधिक से अधिक लोगों का उपयोग करना उचित समझते हैं, क्योंकि सस्ता मामला है और कुछ पैसे दे करके कम से कम कीमतों पे आप ऐसे काम करा लेते हैं। यह वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है हम सभी के लिए कि कैसे इसे पूरी तरह से व्यवस्था से बाहर किया जाए, क्योंकि एक जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, पहली बात तो वह खुद ही इसको स्वीकार लेता है, वहाँ पे गड़बड़ हो गई है। अब वह स्वीकार रहा है, चाहे उसके पीछे बेशक रीज़न पैसा ही हो, कुछ पैसे मिल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ अगर आप चाहे तो मशीन से कर सकते हैं, बट मशीन के बारे में हम सभी को पता है कि क्या होता है, जब मशीन किसी काम में आती है तो वैसे भी वो इंसानों का काम छीनती ही है। तो यह पूरा स्टेटमेंट था, यह सारी बातें थी जो न्यायालय ने प्रस्तुत की और हम लोगों ने देखा कि मामला वास्तव में गंभीर है, लेकिन कैसे कैसे ठीक हो, क्योंकि पहले ही हमारे पास कानून तो है, चीज़ें हम लोगों ने पहले ही सोची हुई है। जैसे कि हाथ से मेला ढोने की प्रथा जिसको हम लोग कहते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं इसको। इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति का प्रयोग करते हुए आप सीवर या सेप्टिक टैंक को साफ करवा रहे हैं, एक व्यक्ति है वही ढो रहा है, चाहे बाल्टी से या किसी और प्रकार से, या 2-3 लोग लगे हुए हैं और सेप्टिक टैंक को, गटर को, सीवर को साफ किया जा रहा है व्यक्ति के लगे, तो इसको ही कहा जाता है हाथ से मेला ढोने की प्रथा या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग। इन सभी चीज़ों को भारत सरकार ने परिभाषित करने के लिए एक कानून बनाया था वर्ष 2013 में। अभी तक यही कानून मुख्य रूप से मान्य है हमारे देश में। यह जो कानून है, यह कानून कहलाता है मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम।
तो यह कानून पास किया गया था। इस कानून में परिभाषा भी दी गई थी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का अर्थ क्या है और किसी भी रूप में भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग स्वीकार्य नहीं है, यह बात भी इन्होंने स्पष्ट कर दी थी। साफ साफ कहा था कि चाहे स्तर छोटा हो चाहे स्तर बड़ा हो, किसी भी रूप में आप अपने सीवर साफ करवाने के लिए, सेप्टिक टैंक साफ करवाने के लिए इंसानों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्होंने यह भी किया कि अगर आप जो भी हमारे नियम कानून है अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो 1,00,000 रुपए का दंड आपको भुगतना पड़ सकता है, वहीं 2 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, और अगर न्यायालय को उचित लगा तो दोनों ही आपको दे देगी, बाद में मत कहिएगा। लेकिन ऐसे मामले अगर आप लोग देखें तो बहुत ही कम एफआईआर है, बहुत ही कम केस ऐसे, बहुत रेयरली हैं, विरले हैं ऐसे केस जो हमारी न्यायपालिका के अंदर चल रहे हैं या कहीं पे एफआईआर के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ऐसी स्थिति भी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मामले सामने आए। जब मामले सामने आएंगे तो ही तो कुछ हो सकता है, लेकिन मामले ही सामने नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम में साफ साफ यह चीज़ भी स्पष्ट कर रखी है कि मानव बल को उसके निपटान तक मैनुअल रूप से ले जाना, साफ करना, प्रबंध करना या किसी भी तरीके से संभालना प्रतिबंधित है। यानी कि अगर आप कभी भी मानव बल का किसी भी रूप में ऐसे मैनेजमेंट करते हैं तो यह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं और आपको इससे हमेशा ही बचना है। हमारा देश का कानून इसका निषेध करता है। साथ में हमारा जो कानून है यह मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक अमानवीय प्रथा मानता है और यहाँ साफ साफ उल्लेख किया गया है कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था लोगों के साथ उसको अब नहीं बरकरार रखा जाएगा। यह व्यवस्था हम समाप्त करेंगे। जो यह अपमान पूर्वक कार्य है, घृणित कार्य है, इससे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो लोग इससे जुड़े हुए थे या जिन्होंने अपमान झेला था उन लोगों की क्षतिपूर्ति हो पाएगी और उन्हें अपने अधिकार मिलेंगे व्यवस्था में जो उनके व्यक्तित्व का विकास भी सुनिश्चित करेंगे। यह सब बातें अधिनियम के अंदर परिभाषित की गई हैं। वहीं भारत सरकार ने अनेक प्रयास भी किए हुए हैं जिससे कि भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोका जा सके। जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य 1955 में किया, जब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में अस्पृश्यता के आधार पर मेला ढोने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने का आह्वान किया गया था। यह पहली घटना थी, यहीं से कार्यक्रम शुरू होता है क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ ही था। इसके बाद एक बड़ा कानून हम लोग देखते हैं कि 2013 में बना। हालांकि एक कानून इससे पहले भी था पर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अधिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, इसलिए चीज़ों को अमेंड किया गया, सज़ा को और अधिक कड़ा किया गया और वहीं छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हर एक स्तर पर सभी प्रकार के व्यवस्था को, हर प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिषेध कर दिया गया, निषेध कर दिया गया ताकि ऐसी चीज़ें भारत में ना हो सके। लेकिन प्रश्न फिर भी वही है कि बैन होने के बावजूद, प्रतिबंधों के बावजूद व्यवस्था से यह अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और लिटरली मैं बताऊं तो ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरी। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लोग अपने कपड़े उतार करके बहुत आराम से टैंक्स में उतर जाते हैं, सीवर में उतर जाते हैं, चाहे कहीं पे ब्लॉकेज हो, चाहे सफाई का मामला हो, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। जबकि सबको पता है कि यह काम घृणित तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ही रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा है, पर वह लोग सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कानून था वह 2013 में बना। इसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का प्रतिषेध या नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इस कानून में हर एक चीज़ को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी कुछ संशोधनों की, जिन संशोधनों को वर्ष 2020 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से पास नहीं हुए हैं, सरकार की मंजूरी इसको नहीं मिली है। यह जो अधिनियम है यह इस मामले में खास है, जो साफ साफ कहता है कि अगर कहीं भी सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई होनी होगी तो वह मुख्य रूप से मशीनों से होगी, ना कि किसी इंसान का प्रयोग करते हुए। यह उल्लेख यहाँ किया गया है क्योंकि 2013 का जो अधिनियम था ना, इस अधिनियम में यह तो कहा गया था कि आप मनुष्यों का प्रयोग नहीं करेंगे, इंसानों का नहीं प्रयोग करेंगे अपने सीवर की सफाई में या सेप्टिक टैंक की सफाई के अंदर। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि चीज़ें कैसे कैसे करनी है या सब्स्टिट्यूट क्या है। तो सब्स्टिट्यूट को दिखाने के लिए 2020 में यह एक संशोधन आया और संशोधन में साफ साफ कहा गया कि चीज़ें कुछ भी हो, किसी भी रूप में हो, मशीनों के माध्यम से ही संपन्न कराई जाएगी। व्यवस्था में यह चीज़ें क्लियर हो गई। साथ साथ यहाँ पर यह भी उल्लेख किया गया कि अगर कभी भी किसी स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु मैनुअल स्कैवेंजिंग के माध्यम से होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी और क्षतिपूर्ति को हम कानूनी आधार प्रदान करना चाहते हैं। हालांकि यह पारित नहीं है, लेकिन अपने आप में यह बहुत खास है और जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि यह पास होकर के एक अधिनियम का या कानून का रूप देश में ले लेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने कुछ और प्रयास भी किए हैं, जैसे कि मुख्य रूप से सभी को लगता था कि जो अस्पृश्य है या जो निचली जाति का व्यक्ति है, जो चांडाल है, ऐसे लोग ही इसके लिए काम करते हैं। पहले ही लोगों से उनकी जाति पूछ ली जाती है, समुदाय पूछ लिया जाता है और बहुत जगह हम देखते हैं कि वही चीज़ बोल बोल करके व्यक्ति को अपमानित भी किया जाता है या मजाक भी उड़ाया जाता है। ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। हम लोग देख पाते हैं कि एक
खास जाति को टारगेट करने की वजह से भारत सरकार ने सभी को प्रोटेक्शन जो दिया है वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989 में दिया है। यह जो एक्ट है 1989 का SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने और उन्हें अपने अधिकारों को प्रदान करने के लिए ही तैयार किया गया था, व्यवस्था में लागू किया गया था। लेकिन उसके बाद हम लोग चीज़ें देखते हैं कि धीरे धीरे सुधरी। तो उसी बीच मैनुअल स्कैवेंजिंग का जब मुद्दा आया तो सरकार ने यह खास चीज़ नोटिस की कि एक खास समुदाय को ही टारगेट किया जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग के तहत, और यह माना जाता है कि यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो खुशी खुशी या बिना किसी विरोध के ना यह सब काम करेगा, तो इस व्यक्ति को ही इसके अंदर शामिल कर लिया जाए, इससे ही ये काम करा लिया जाए। काम हुए भी। सरकार को जब चीज़ समझ में आई तो सरकार समझ गई कि एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए उसके लिए हम लोग उल्लेख इसी अधिनियम में कर देते हैं। तो जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है वहां भी ये बात उल्लेख की गई है कि कभी भी किसी भी एक समुदाय, जो व्यक्ति SC या ST जुड़ा हुआ है, इस समुदाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से आप ऐसा काम नहीं करवाएंगे जबरदस्ती। अगर जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। यह सभी चीज़ें इस एक्ट में भी मेंशन की गई हैं। वहीं चीज़ों को बदल देने के लिए, मशीनीकृत करने के लिए भारत सरकार ने एक खास परियोजना शुरू की गई है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है सरकार ने, जिसको कहते हैं मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र। यह नमस्ते योजना है हमारे देश की। यहाँ पर यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 से 26 तक पूरे देश में जितने भी सीवर कार्य हो रहे हैं, यह सभी सीवर कार्य 100% मशीनीकरण के रूप में किए जाएंगे, यानी कि 100% मशीनीकरण करवा दिया जाएगा इनका। और कभी भी आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंसानों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इंसानों का इस माध्यम में प्रयोग होना के पीछे जो एक बड़ा कारण है, वह बड़ा कारण है मशीनों की कम संख्या, वहीं मशीनों का महंगा होना, और मशीनों की तुलना में इंसानों का सस्ता होना ही व्यवस्था को इंसानों के आसपास आज भी घुमा रहा है और हर एक को मजबूर करता है कि इंसानों से ऐसे काम करा लिए जाए। ठीक है, तो यह कुछ प्रयास हैं जो आप लोग को याद रखने ज़रूरी हैं। मेंस के अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी सामाजिक मुद्दे आते हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं, वहाँ हमने बहुत बार देखा कि सरकार के प्रयास पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा सरकार के प्रयासों को बताइए, व्यवस्था में क्या बदलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह तो आएगा। लेकिन प्रयास अपने आप में खास होते हैं, जहाँ आप बातों को लिख करके अपने अंक बढ़ा भी सकते हैं, तो चीज़ें सुधर सकती हैं। वहीं साथ साथ प्री का एक प्रश्न जो इस रूप में पूछा जा सकता है, अब आप लोग इसका आंसर देने में सक्षम है तो जल्दी से आंसर भी कमेंट कर दीजिए। तो अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और लाइक के बिना नहीं जाना है। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा, ये भी कोई यहाँ तक समस्या नहीं आई होगी, प्रश्न को अच्छे समझ लिया होगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।